अस्सलामुअलैकुम मुज़हफ़ पार्ट 3। उसे नहीं इल्म था कि क्यों, मगर वो रात देर तक बरामदे की सीढ़ियों पे बैठी रोती रही थी। अंदर सब सो रहे थे, मुसर्रत भी सोने चली गई थी। वो पढ़ाई का बहाना करके बाहर आई थी और देर से उधर बैठी बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। कच्ची उम्र का पहला ख्वाब था, वो भी ऐसे किरची करची वाता के रूह बिलबिला उठी थी। वो इतनी हर्ट हुई थी कि दिल फट रहा था। कोई इतना भी जालिम हो सकता है? जितनी ताई थे, जितने ये सब लोग थे, उसका दिल चाह रहा था वो बेखबर सोते उन लोगों के कमरों को आग लगा दे, या छुरी से उनकी गर्दनें काट फेंके, या जहर देकर सबको मार दे और आखिर में खुद भी फाक ले। नफरत, बहुत शदीद नफरत महसूस होती थी उसे अपने उन रिश्तेदारों से। उसका दिल चाहता था उन घटिया और कमीने लोगों से दूर चली जाए, जहाँ उसे उनकी शक्ल न देखनी पड़े। और वाकई अब वो चली भी जाएगी। उसने सोच लिया था बस एक दफ़ा उसे वो स्कॉलरशिप मिल जाए जिसके लिए उसने ब्रिटिश हाई कमीशन के ऐलान के बाद अप्लाई किया था, कि भले घर के जो हालात हों। उसने 5th से FSC तक हर बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे बोर्ड में टॉप किया था। FSC से प्री इंजीनियरिंग में टॉप करने के बावजूद उसका इंजीनियरिंग की तरफ रुझान न था या रहा न था। BSc मैथ्स में एडमिशन ले लिया था और उसे उम्मीद थी कि अब वो ही टॉप करेगी और स्कॉलरशिप उसे मिल जाए तो बहुत आसानी से उसे इस जंदान से छुटकारा मिल जाएगा। वो आंसू हथेली की पुष्टि से रगड़ती, वो सोच में गलता थी कि कोई उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो जूते देखकर चौंकी और भीगा हुआ चेहरा उठाया। वसीम उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वसीम भाई, वो करंट खाकर उठी और 2 कदम पीछे हटी। वो ताई मेहताब का 3 नंबर का बेटा था, फहद का छोटा और नाकारा आवारा भाई। उस वक्त भी अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। जाने कब अचानक आकर उधर खड़ा हुआ था। खुला गिरेबान, तंग जींस, गर्दन से लिपटी चेन, बिखरे बाल और सुर्ख आंखें। वो नशा करता था, घर में सबको इल्म था। यहाँ तक कि फिजा चाचा अपनी बेटियों को उसके करीब भी न जाने देती थी। खुद हसन भी एहतियात करता था। आरज़ा अलबत्ता लापरवाह और निडर थी। वैसे भी वसीम घर में बहुत कम ही नजर आता था। महमल हर मुमकिन एहतियात करती कि अकेले में उसके सामना न हो, कि उसे उसकी आंखों से खौफ आता था। मगर आज जाने कैसे, क्या कर रही हो? वो एक कदम ऊपर स्टेप पर चला तो बेख्तियार मजीद पीछे हटी। कुछ भी नहीं, वो आगा जान आवाज दे रही। मैं एकदम पलट कर अंदर भाग गई। वसीम ने तमस्खराना सर झटका। चंदला में उधर खड़ा सोचता रहा, फिर बाहर गेट की तरफ चल दिया। वो बहुत बोझल सी थी। वो बस स्टॉप पे बेंच पे अकेली बैठी मोहतरम आंखों से दूर वो फकरी जाने क्या तलाश कर रही थी, जहाँ नीली सुबह के परिंदे उड़ रहे थे। रात भर के रोने के बाद उसके सर में दर्द की टें से उठ रही थी और ऊपर से वो सियाह फाम लड़की भी नहीं आई थी। जानिया जो किधर रह गई थी, अभी तक क्यों नहीं आई थी? सिर्फ इसलिए महमल आज 15 मिनट पहले आ गई थी ताकि 10 के बजाय 25 मिनट उसके साथ मिल जाए। मगर ये तो उसे मालूम भी न था कि वो आई कब थी। उसे तो ये भी मालूम न था कि वो उसका इंतजार क्यों कर रही थी। हालांकि कोई बात ऐसी न थी जिसे वो उसके साथ शेयर कर सकती, किसी मसले का हल दरियाफ्त कर सकती या उसके साथ बैठकर रो सकती। नहीं, उसके पास बताने को कुछ भी तो नहीं था। फिर भी उसे उसका इंतजार था। वो बार बार कलाई पे बंधी रिस्ट वॉच देखती। लम्बे सरकते जा रहे थे। 25 मिनट खत्म होने को थे, मगर उस सियाह फाम लड़की का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। बस का हॉर्न बजा तो वो शिकस्ता कदमों से उठकर चल दी। संगी बेंच खाली रह गया। सुबह के परिंदे अपने सफर को निकल गए और नीलाहट भरा उफक सुनहरी किरणों से भीगने लगा। वो बहुत उदासी बस में सवार हुई थी। सारा रास्ता खामोश सी गर्दन मोड़े खिड़की से बाहर देखती रही। उसकी लंबी सुराही माने सुनहरी गर्दन ऊंची पूरी टेल के पास पीछे से भी झलकती थी और उसे अक्सर मुमताज बना देती थी। बस के रुकने से कबल उसने बैग में से पॉकेट मिरर निकाल कर देखा और फिर कुछ सोचकर मतौरम सूझी आंखों को छुपाने को गहरा काजल डाल लिया था। महमल, तुम इतना काजल मत डाला करो, माइंड मत करना, मगर तुम्हारी आईज बिल्कुल गोल्डन कलर की है और काजल में बिल्कुल बिल्ली की तरह लगती हो। यू नो कैट वुमेन, नादिया देखकर हंसकर बोली थी। और मुझे बिरियानी बिल्कुल पसंद नहीं, खाओगे? उसने हाथ में पकड़ा चिप्स का पैकेट बढ़ाया। महमल एक खामोश निगाह उस पर डाली और नो थैंक्स कहकर सर झुकाए अपनी किताब पर कुछ लिखने लगी। सर झुकाने से उसकी ऊंची पोनी टेल मजीद उठ जाती और पूरे बाल गर्दन पर गिरते दिखाई देने लगते। माय प्लेजर।
नादिया ने शाने झुकाकर पैकेट वापस ले लिया। वो खामोशी से सर झुकाए कुछ लिखती रही। वो लाइब्रेरी में नादिया को कलताई अम्मा की जवाब वाली बात बताने आई थी, मगर उसका तन सुनकर दिल एकदम टूट सा गया था। बस चुटकी बजाते उसने महमल की खूबसूरत बादामी सुनहरी आंखों को बिल्ली से मुशाबा करार दे दिया था। शायद इसलिए कि आम सी सूरत की नादिया जब महमल के साथ चल रही होती तो बहुत से सर मुड़कर हमेशा सताइशी निगाहों से महमल को ही देखते थे। दराज कर, स्मार्ट, लंबी गर्दन और ऊंची ब्राउन पुनी टेल वाली लड़की जिसकी सुनहरी आंखें धूप में और भी ज्यादा चमकती थी, पूरे कॉलेज में पॉपुलर थी। ऐसे में जब वो काजल डालकर मजीद खूबसूरत दिखती तो नादिया से कभी कभार बर्दाश्त न होता और वो कुछ ऐसा जरूर कह देती जो महमल का दिल तोड़ देता था। अभी वो नादिया अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास रोने आई थी, मगर नादिया के पास उसके दुख सुनने की फुर्सत नहीं थी। वो मुसलसल अपने नोट्स में मगन थी और जब जरा देर को फारिग हुई तो उसका दिल कुछ ऐसे तोड़ा कि वो फिर कुछ कह ही नहीं सकी। हाँ, तुम कुछ बता रही थी? वो चिप्स के पैकेट किताब के ओट में की मुसलसल चिप्स निकाल कर कतर रही थी। तो ये अम्मा की बात थी शायद? नहीं, कोई बात नहीं थी। अच्छा, मुझे लगा तुम्हें गलत लगा, मैं चलती हूँ, जरा सा कुछ काम है। वो मसरूफ सी किताबें उठाई बाहर निकल आई। अगले 2 रोज यूं ही मुज़हमल से गुजरे। परेशानी, मायूसी, नाउमीदी और दुख, वो हर तरह की मुनफी ख्यालात में घिरी हुई थी। यूं लगता था जैसे दुनिया से रंग ही खत्म हो गई हूँ। सब कुछ फीका फीका सा था और दिल का बाग वैरान उजड़ा हुआ। और फिर अचानक तीसरे दिन उस सियाफाम लड़की आ गई। उसने दूर से उसे बेंच पे बैठे देखा तो एकदम गुस्से की लहर उसके अंदर उठी। वो तेज तेज चलती उसके करीब आई। तुम 2 दिन से कहाँ थी? सियाफाम लड़की ने सर उठाया। वो बहुत गुस्से से उसे देख रही थी। मेरा कुछ काम था। मैं? तुम्हें मजा आता है दूसरों को अपना इंतजार करवा के? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद के बगैर मर जाऊंगी? हाँ, हालांकि ऐसा नहीं होगा। तुम तवज्जो लेने के लिए वो बातें करते हो जिससे दूसरा तुम्हारी तरफ खींचा चला आए, मगर मुझे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है और न मुझे तुम्हारी परवाह है और मुझे तुम्हारी किताब की भी जरूरत नहीं। मैं नहीं मरी तुम्हारी मदद के बगैर। देखो, देख लो, मैं जिंदा हूँ। तेज तेज बोलते वो हाँफने लगी थी। सियाफाम लड़की जरा सा मुस्कुराई। तो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? नहीं, हरगिज नहीं। वो 2 कदम पीछे हटी। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम शायद बुलंद आवाज में अपने दिल की आवाज को झुठला रही हो। अगर ऐसा है तो ये मत करो, अपने दिल की सुनो। वो तुम्हें कुछ कह रहा है। मुझे डिक्टेट मत करो। मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ। तुम मेरे साथ उम्मीद अफजा बातें करके अपनी किताब मुझे बेचना चाहती हो। मैं खुद समझती हूँ तुम्हारा मकसद, मगर याद रखना, मैं तुमसे किताब हरगिज नहीं खरीदूंगी। नहीं, मैं तुम्हें बेच रही हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद मुझसे किताब मांगने आओगी और तब मैं तुम्हें फौरन ही थमा दूंगी। अभी तुम सफर के आगाज में हो और जब थकोगे तो इस किताब के पीछे आओगी। मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा। मुझे बस तुम्हारे थकने का इंतजार है। तुम्हारी बस आ गई है। वो सब तो गुस्से में पलट गई, मगर फिर सारा दिन यही सोचती रही कि उसको सियाफाम लड़की को देखकर हो क्या गया था। क्यों उसने उस पे इतना गुस्सा किया? वो क्या लगती थी उसकी? उसने क्या बिगाड़ा था उसका? और उसे किस बात का था? और उसे गुस्सा किस बात का था? यूं अनजाने लोगों के साथ इस तरह का सलूक तो महमल इब्राहिम कभी न करते थे। फिर अब क्यों? निदामत और शर्मिंदगी के एहसास ने उसे पूरा दिन जकड़े रखा। वो किचन के तमाम काम बेतवजही से निपटाती रही। पढ़ाई भी ठीक से न कर सकी। पेपर्स हो रहे थे। अभी उसके पास पढ़ने को बहुत कुछ था, मगर सारा दिन एहसास जुर्म से अंदर ही अंदर कचूके लगाता रहा। और जब रात को अचानक रजिया पुप्पी की आमद का शोर उठा तो बहुत बेदिली से लॉन्च में आई थी। फाइका आजकल सारा वक्त मेरे साथ किचन में लगी रहती है। मैं तो मना करती हूँ, मगर मजाल है जो मुझे किसी काम को हाथ लगाने दे। आज भी पुडिंग बनाई थी, कह रही थी सारे मामू शौक से खाते हैं, उन्हें दे आऊं। मैंने खुद कहा खुद ही दे आऊं। मामू में तो जान है मेरी बच्चे की। और सब ठीक है घर में? फवाद कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। मेहताब ताई कि हमरा अंदर दाखिल होती रजिया पुप्पू ने बात के अख्तिताम पे इधर उधर देखकर बज़ाहिर सरसरी सा पूछा था। फवाद तो न नजर आया, मगर महमल पे निगाह पड़ी तो चेहरे पे नागवारी बिखर गई। शायद इस वजह से कि उनकी आखिरी बात पे वो जरा सा एहतिजाजिया मुस्कुराई थी।
लड़की, कोई काम काज भी है तुम्हें? जब देखो लौटा की लौटा इधर उधर भागती फिर रही होती हो। मेरी भाभी का जिगरा है जो मुफ्तखोरों को घर में टिका रखा है, वरना मैं होती तो उसकी मुस्कुराहट तपा गई थी जैसे चोरी पकड़ी गई हो। सब बिगड़ कर कहती, बड़े सोफे पे बैठे। फाइका भी दोनों हाथों में ट्रे पकड़े जिस पे 2 डोंगे रखे थे चली आ रही थी। फैशन के मुताबिक शॉर्ट शर्ट के नीचे ट्राउजर और लंबे लंबे बाल खोले थे जिनमें चोटी के बल साफ नजर आते थे। वो सिद्रा की तरह खूब मेकअप करती थी और उस तरह शायद जरा कबूल सूरत लग जाती अगर वो गहरे मस्कारे और आई मेकअप के ऊपर वो बड़ा सा स्याह फ्रेम का चश्मा न लगाया करती। ये किधर रखूं मौनी जान? वो रुक कर मध्यम आवाज में पूछ रही थी, वरना यही फाइका थी जो कुछ अरसा कबल बेहंगम शौर किया करती थी। किचन में रख दो, मगर महमल तुम ले जाओ। लाइए। महमल आगे बढ़ी तो फाइका ने कदरे तजब्जब से माँ को देखा। दे दे फाइका बाजी, फवाद भाई तो वैसे भी अभी ऑफिस से नहीं आए। पुप्पू पूछ रही थी अभी उनका। वो बेनियाजी से कहकर ट्रे ले किचन में रख गई। फवाद अभी तक नहीं आया? पुप्पू ने बेचैनी से घड़ी देखी, फिर फाइका को आंख का इशारा किया। वो फौरन मेहताब ताई के बिल्कुल मुकाबिल सोफे पर मुअद्दब सी बैठी। हाँ, कुछ काम था शायद। अब तुम ठीक हो? ताई रिमोट उठाकर चैनल बदल रही थी। अंदाज में अदब शान बेनियाजी थी। जिनके फवाद जैसे बेटे हों, उन पे बेटियों की माँ यूं ही मक्खियों की तरह दिन बनाती हैं। वो रजिया फुप्पू के अतवार खूब समझती थी। ये पुडिंग फाइका बाजी ने बनाई है पुप्पू। वापस आकर उनके सामने सोफे पे टांग रखकर बैठ गई। वही जींस कुर्ता, गर्दन में मफलर की तरह लिपटा दुपट्टा और ऊंची ऊंची पोनीटेल, ये उसका मखसूस हुलिया था। हाँ तो और नहीं तो क्या? अच्छा, आप तो सिर्फ अपनी माई सलीमा से पुडिंग बनवा रही थी। वो जब मैं आपके घर गई थी, आप तो कह रही थी कि ना आपको नहीं फाइका बाजी को पुडिंग बनानी आती है। फाइका बाजी, उसने चेहरा फाइका की तरफ मोड़ा। अभी रेसिपी सीखी है आपने? हाँ, मेरे साथ आजकल सब कुछ सीख रही है। बैठकर मुफ्त की रोटियां तो नहीं तोड़ती, फुप्पू चमक कर बोली। ताई मेहताब रिमोट पकड़े चैनल बदल रही थी। चेहरे पे अलबत्ता वाज़ेह बेजारी छाई थी। और आपने किससे सीखी? अपनी मासी से? ज्यादा जबान नहीं चलने लगी तुम्हारी महमल? ये तो मेरी भाभी का हौसला है कि तुम्हें बर्दाश्त करती है। उनकी जगह मैं होती तो 2 दिन में घर से निकाल देती। उनकी जगह आप कैसे हो सकती थी पुप्पू? दूसरों के पैसे पे ऐश करना एक आर्ट है और ये हर किसी को नहीं आता ना। शट अप महमल, ताई ने गुस्से से रिमोट रखा। ज्यादा बकबक की तो टांगे तोड़ कर रख दूंगी। अरे हम न रखते तो किधर जाती तुम? हाँ, इंग्लैंड। वो आराम से टांग पे टांग रखे पाँव झिला रही थी। क्या मतलब? वो सब चौंकी। मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया और बहुत जल्द मैं तो अम्मा को लेकर इंग्लैंड चली जाऊंगी। सो आप अभी से मुलाजिम ढूंढना शुरू कर दी। आप बैठे, मैं जरा किचन देख लूं। उठकर किचन की तरफ चली आई। जानती थी कि उनके सरों पे बम फोड़ कर आई है, मगर उस वक्त उन सबको सताने का दिल कर रहा था। खाने पे ही उसकी पेशी हो गई। तुमने कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है? मेहताब बता रही थी। क्या बात है? आगाजा ने जैसे एकदम याद आने पे खाने से हाथ रोक कर पूछा। स्कॉलरशिप? अरजी ने अबरू उठाई। निदा सामने बातें करते ठिठक गई। फिजा चच्ची ने हैरत से गिलास रखा और फवाद लुकमा मुंह में डालते बुरी तरह चौंका था। बाकी सब भी एकदम रुक कर उसे देखने लगे जो बहुत इत्मीनान से बाजू बढ़ाकर रायते का डोंगा उठा रही थी। जी आगा जान, ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप्स अनाउंस हुई थी मास्टर्स के लिए। मैंने अप्लाई कर दिया। अब वो बड़ा चमचा भरकर रायता चावलों पर डाल रही थी। उम्मीद है जल्दी मिल जाएगी, फिर मैं इंग्लैंड चली जाऊंगी। सोच रही हूँ वहीं साथ साथ जॉब वगैरह भी कर लूँ। आखिर खर्चे भी तो पूरे करने होते हैं ना। चमचा चावलों में हिलाकर रायता मिक्स करते उसने लापरवाही से इतला दी और उसे लगा था कि अभी घर भर में तूफान खड़ा हो जाएगा। मगर वेरी गुड, जरूर अप्लाई करो। आगा जान फिर से खाने की तरफ मतवजा हो चुके थे। अब क्या हैरान होने की बारी महमल की थी। उसने लम्हे भर को ठिठक कर उन्हें देखा और फिर संभल कर बोली, थैंक यू आगा जान। उसके अल्फाज पे जहाँ मुसरत इत्मीनान से खाने लगी, वहाँ टेबल पे बहुत से लोगों की खामोशी मानी खैस निगाहों के तबादले हुए थे।
वो सिर झुकाए चावल खाती रही। उम्मीद तो न थी कि वो कोई ड्रामा खड़ा न करेंगे, मगर वजह भी फौरन समझ में आ गई। वो बाहर चली जाए तो उनसे जायदाद में हिस्सा कौन मांगने खड़ा होगा। उनके लिए तो अच्छा ही था कि वो चली जाए। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को मैं। चली भी गई तो एक दिन जरूर वापस आऊंगी और अपना हिस्सा तलब करूंगी, और तुम सबको हर उस अदालत में घसीटूंगी जहां जाने से तुम खौफ खाते हो। उसने दिल ही दिल में तहिया किया था, और फिर जब पानी का जग उठाने को सर उठाया तो एकदम चौंकी। बेतवजह से खाना खाता फौद उसे ही देख रहा था। उसे सर उठाता पाकर फौरन अपनी प्लेट पे झुक गया, और बाद में पप्पू ने कितना ही मेरी फायका ने पुटिंग बनाई है कहकर उसे रोकना चाहा। वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, तुम काम करो। मेहताब ने भी फौरन उसकी तायद की थी। उधर पप्पू हाय हाय करती रह गई और वो लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। महमल का दिल एकदम उदास सा हो गया था, पता नहीं क्यों। दूर बेंच पे बैठी सिया फार्म लड़की को देखकर उसकी कदमों में तेजी आ गई। वो सबक रफ्तारी से चलती बेंच के करीब आई। गुड मॉर्निंग। सिया फार्म लड़की ने चौंक कर सिर उठाया, फिर जरा मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग टू यू। वो उसी तरह किताब के किनारों पे मजबूती से हाथ जमाई बैठी थी। मैं दरअसल महमल मुतब्सर से उसके साथ बैठी। मुझे कल के रवैये पे बहुत शर्मिंदगी है। मैं कभी भी इतनी रूड नहीं होती। जाने दो, मुझे बुरा नहीं लगा। नहीं, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैं कुछ परेशान थी। मैंने तो तुम्हें तुम्हारी हर परेशानी का हल बताया था। तुम खुद ही इस तरफ नहीं आना चाहती। नहीं, वो उसने बेसाख्ता निगाहें चुराई। मुझे इस किताब से कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर इस किताब को तुमसे है। इसने मुझसे कहा कि मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं। वो बुरी तरह चौंकी थी। पहली गुफ्तगू में भी उसने उसे कोई ऐसी बात बताई थी। ये किताब मुझे जानती है, 100% जानती है। तुम्हारी जिंदगी की सारी कहानी इसमें लिखी है, गुजरे वाकयात, आने वाले वाकयात। वाकई? वो शशदर से उसे देख रही थी। अजीब बेयकीनी से बेयकीनी थी। हाँ, इसमें सब लिखा है। तुमने मेरी जिंदगी की कहानी पढ़ी है? नहीं, मैं वो नहीं पढ़ सकती। क्यों? क्या तुमने किताब पूरी नहीं पढ़ी? मैंने पूरी पढ़ रखी है, मगर मुझ पे सिर्फ मेरी जिंदगी की कहानी खुली है। तुम्हारी जिंदगी की कहानी सिर्फ तुम पे ही खुलेगी। तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब की वाकई परेशान हो गई थी। आ जाएगी, हर बात समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। वो उसे देख कर रह गई। वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, और ये किताब किसने इसके लिए सदियों कबल लिखवा कर छोड़ दी थी? कुछ समझ में ना आता था। बस का हॉर्न बजा तो चौंकी, और फिर बगैर कुछ कहे तेजी से उठ खड़ी हुई। सिया फार्म लड़की मुस्कुराते उसे बस में सवार होते देख रही थी। फवाद को चाय कमरे में दे आओ, और महमल तुम ट्रॉली बाहर ले आओ। तय मेहताब अपनी अजली से बेनियाजी से हुक्म सादर करके पलट गई। तो ट्रॉली सेट करते महमल किसी ख्याल से चौंकी। फवाद की ट्रॉली सेट कर दो महमल, मैं दे आऊंगी। तुम ट्रॉली बाहर ले जाओ। मैं नहीं लेकर जा रही ट्रॉली, तंग आ गई मैं उन जलील लोगों के सामने। अच्छा अच्छा, चुप करो। मुसरत बौखला कर आगे बढ़ी और ट्रॉली का किनारा थाम लिया। मैं ले जाती हूँ, तुम फवाद को चाय दे आओ। और यही तो चाहती थी। सो शान उचकाकर बज़ाहिर लापरवाही से फवाद की ड्रेस सेट की और फिर उसे उठाकर धप धप सीढ़ियां चढ़ती गई। फवाद भाई, दरवाजे पे हल्का सा नॉक किया। आ जाओ। उसे दरवाजा धकेला तो खुलता चला गया। फवाद बाजू आंखों पे रखे बेड पे नींब दराज था। फवाद भाई, आपकी चाय। हाँ, रख दो। वो गुस्लमंदी से उठा, अंदाज से थका थका लग रहा था। क्या बात है फवाद भाई, अब कुछ परेशान लग रहे हैं? उसने ट्रे मेज पे रखी और कप उठाकर उसके करीब आई। हाँ, कुछ नहीं, ऑफिस का मसला है। उसने चाय के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे कप पकड़ाते महमल की उंगलियां उसके हाथ से जरा सी मस हुई। उसने फौरन हाथ खींच लिया तो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया, फिर चाय का घूंट भरा। चाय तो तुम अच्छी बनाती हो, अम्मा ने बनाई है। वो जज्बत से उसके सामने खड़ी थी, ऊंची भूरी पोनी टेल वाली दराज कद सी महमल। लाई तो तुम हो, जायका है तुम्हारे हाथ में। अच्छा, वो मुस्कुरा दी। और इंग्लैंड जाने का क्या सीन है? ओ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। वो सिर झुकाई खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी। मगर तुम जॉब करने का कह रही थी, मुझे बात अच्छी नहीं लगी थी।
वो चाय का कप साइड पे रखे बहुत संजीदगी से उसे देख रहा था। मैं सिर्फ अपने खर्चों के लिए जॉब करना चाहती हूँ, और इतनी बिजनेस एम्पायर ये कौन संभालेगा? महमल ने झटके से गर्दन उठाई। उसे लगा उसने गलत सुना है। बिजनेस एम्पायर? हाँ, तुम उसके ओनर्स में से हो। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं कि तुम अपने अब्बा के बिजनेस पर भी तवज्जो दो? आखिर कभी ना कभी तो तुम्हें ये सब संभालना है। जी, वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। इतने हैरान क्यों हो महमल? उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। महमल ने देखा वो उससे खासा लंबा था। मैं पता नहीं, क्या तुम ये सब नहीं संभालना चाहती? मैं संभालना चाहती हूँ, मगर कैसे? तुम वाकई संभालना चाहती हो? फवाद के चेहरे पर खुशगवार हैरत उतरी। यानी अगर मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस में लगाना चाहूँ तो तुम मेरे साथ काम करोगी? जी बिल्कुल। उसका दिल एकदम किसी और ले पे धड़कने लगा था। हाथ लरजने लगे थे। ठीक है, फिर मैं शाम में आगाजान से बात कर लेता हूँ। वो इजाजत दे देंगे? उसके अंदर वसवसों ने सर उठाया था। श्योर, क्यों नहीं देंगे? वो मुस्कुराकर उसे तसल्ली दे रहा था, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी खुशी का इजहार कैसे करे। एकदम ही सब कुछ उसे अपनी मुट्ठी में आता दिखाई देने लगा था। दौलत निछावर महबूब कदमों में अब उसे उस सियाफाम लड़की की किताब की हर की जरूरत न थी। वो हवाओं में उड़ती वापस अपने कमरे में आई थी, और फिर रात में जब फवाद ने उसे अपने साथ बिजनेस में हाथ मिटाने की तजवीज आगाजान को दी तो सबसे पहले हसन ने बेचैनी से पहलू बदला था। उसकी क्या जरूरत है फवाद? महमल को भी अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए। वो नागवारी से बोला तो महमल को वाजिया बुरा लगा। शुक्र था खानदान की औरतें वहां न थी, वरना तो तूफान ही आ जाता। तुम बीच में मत बोलो हसन, मैं आगाजान से बात कर रहा हूँ, और मैं तुम्हारी बातों का मतलब अच्छी तरह समझता हूँ। हसन ने कटीली निगाह महमल पे डाली। मुझे अच्छी तरह पता है कि यहाँ क्या चक्कर चल रहा है। शट अप! फौद भड़क उठा तो आगाजान ने दोनों को ही झड़क दिया। शट अप यू बोथ! हसन, तुम जाओ अपने कमरे में। और फौरन उठकर तेज से चलता वहां से निकल गया। और फादी, हसन ठीक कह रहा है, महमल का ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है, न ही वो कभी ऑफिस जाएगी। मगर आगाजान, आगा भाई ठीक कह रहे, महमल का ऑफिस में क्या काम? बिल्कुल, लड़कियों को उधर धक्के खाने की क्या जरूरत है? गुफरान चचा और असर चचा ने भी फौरन आगाजान की तायद कर दी तो महमल ने बेबसी से मदद तलब निगाह से फवाद को देखा। ओके, जैसे आपकी मर्जी। वो शानी उचकाकर अब झुककर अपने बूट के तस्मे बंद कर रहा था। उसका दिल जैसे किसी गहरी खाई में जा गिरा। वो तेजी से भागते हुए किचन में आई और सिंक पे झुककर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंसुओं के साथ सारे ख्वाब गिरते बहते चले जा रहे थे। वो इतना रोई कि हिचकी बंद होने लगी तो बिलाखिर नल खोलकर मुंह पे पानी डालने लगी। उसने सोच लिया था कि आज वो आखिरी दफा रो रही है। वो आज के बाद हरगिज नहीं रोएगी। उसने तो सीधे तरीके से सब कुछ वापस हासिल करने का सोचा था, लेकिन उन लोगों को सीधा तरीका रास नहीं आया था। ठीक है, अब अगर उसे उनसे इंतकाम लेने को जादू या सफल इल्म का सहारा भी लेना पड़ा तो वो जरूर लेगी। उसे अब सुबह का इंतजार था। सुबह उसे बस स्टॉप पे जाकर उस सियाफाम लड़की से किताब लेनी थी। वैसे नहीं तो ऐसे सही। चेहरे पे ठंडा पानी डालते उसने नफरत से सोचा था। सुबह उसे कॉलेज नहीं जाना था, एग्जाम्स खत्म हो चुके थे, मगर वो फिर भी बहाना करके मखसूस वक्त से आध घंटा पहले स्टॉप पे चली आई थी और अब मुसलसल बेंच के आसपास टहल रही थी। सियाफाम लड़की अभी तक नहीं आई थी। महमल बार बार कलाई पे बंधी घड़ी देखती, फिर बेचैन निगाह से गर्दन इधर उधर घुमाती, पूरी ऊंची पोनी भी साथ ही झूलती। उसे शिद्दत से इस लड़की का इंतजार था और आज तो लगता था जैसे वक्त बहुत देर से गुजर रहा है। बुलाकर वो थक कर बेंच पे बैठी और सर दोनों हाथों में थाम लिया। क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो करंट खाकर उठी। वो सियाफाम लड़की सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी और मैं जानती हूँ कि क्यों। वो आराम से बेंच पे बैठी, बैग का स्ट्रिप कंधे से उतार कर एक तरफ रखा और किताब एहतियात से गोद में रखी। फिर जैसे फारिग होकर महमल का चेहरा देखा। तुम थक गई हो? हाँ, मैं थक गई हूँ। मैं तंग आ गई हूँ। इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ऐसे नहीं कहते। अभी तो तुम्हें वो कुछ लेना है जिसकी चमक से तुम्हारी आंखें चकाचंद रह जाएंगी। अभी तो तुम सही रास्ते पे आई हो। मुझे सही और गलत का नहीं पता।
न ही मैं सही और गलत की तफरीक में पढ़ना चाहती हूँ। उसने बेइख्तियार निगाहें चुराई थी, अपने दिल से, अपने अंदर बैठते गिल्ट के एहसास से। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में किताब मुश्किल लगेगी, जैसे कोई अजाब हो, कैद हो, मगर फिर तुम आदी हो जाओगी। वो वैसे ही मुस्कुरा रही थी। एक किताब मुझसे कैसे बात करेगी? महमल सहरजदा सी उसकी गोद में रखी किताब को देख रही थी। रोज इसका एक सफ़ा पढ़ना। अगर मुश्किल लगे तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे लोगों का बताऊंगी जिस किताब का इल्म सिखाते, बिल्कुल खामोशी से, चुपचाप अपना काम करते। मैं तुम्हें उधर ले जाऊंगी, वो तुम्हें उस जबान का इल्म सिखाएंगे जिसमें किताब लिखी हुई। फिर तुम रोज इसका एक सफ़ा पढ़ने के काबिल हो जाओगी तो तुम जानोगे कि हर सफ़ा तुम्हारे लिए स्टडी की रवादात है और तुम्हें टुमारो की तदाबीर बता रहा है। और अगर मैं एडवांस में एक सफ़ा आगे पढ़ लूँ तो मुझे अपने आने वाले कल का इल्म हो जाएगा, है ना? नहीं, तुम एक दिन में पूरी किताब भी पढ़ लो तो भी वो तुम्हारे स्टडी की रवादात ही रहेगा। लेकिन अगर वही सफ़े तुम अगले दिन पढ़ो तो उस दिन के हिसाब से तुम्हारे गुज़िश्ता दिनों की रवादात बन जाएगा। क्या मतलब? वो उलझ सी गई। ये कैसे हो सकता है कि एक ही सफ़े का एक दिन में ही मतलब बदल जाए? अगर ये ना होता तो क्या तुम आज इस किताब की तरफ यूं खींची चली आती? तुम वाकई सच कह रही हो, वो अंदर ही अंदर खौफजदा भी थी। तुम्हें शक है क्या? नहीं, मगर तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुम्हारे इसमें क्या फ़ायदा? अपनी दानिश्त में महमल ने खास अक्लमंदाना सवाल किया था। मेरा ही तो असल फ़ायदा है। वो फिर उसी पुरस्रार तरीके से मुस्कुराई। जो कुछ तुम्हें हासिल होगा उसका एक शेयर तो मुझे ही जाएगा। शेयर? वो दंग रह गई। क्या मतलब? कितना शेयर? कितना परसेंट? शायद आधा, शायद उससे कुछ कम, मालूम नहीं। मगर ये तुम्हारा मसला नहीं है, मेरा हिस्सा मुझ तक पहुंच जाएगा। ये किताब खुद मेरे पास आकर मुझे मेरा हिस्सा दिलवाएगी। अच्छा, वो मुतहरिस सी थी। फिर मैं ले लूं? पहले खूब अच्छी तरह सोच लो। सब सोच लिया है। वो तेजी से बोली और किताब पर हाथ रखा, मुबादा उसे वापस न ले जाए। फिर ले जाओ, मगर याद रखना एक बहुत बड़ा बोझ है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। अगर तुमने वो जिन्हें तुम अमलियात कहती हो कर लिए और वैसे ही किया जैसे किताब तुम्हें कहे तो फिर सब कुछ बदल जाएगा। तुम इस किताब में रहने लगोगी, इसी से बातें करने लगोगी, इसके अलावा तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। दीवानी हो जाओगी, सहरजदा, मजनू। और फिर अगर तुमने इसको छोड़ना चाहा तो तबाह हो जाओगी। जो मिला था वो भी जाएगा और जो पहले से था वो भी अज़ाब बन जाएगा। जाओ, इसे ले जाओ। उसने सियाह जिल्द वाली भारी किताब उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई और जब महमल इब्राहिम ने उसे थामना चाहा तो उसके हाथ लरस रहे थे। थैंक यू। क्या मुझे तुम्हें वापस करनी होगी? नहीं। और जब मैं पूरी पढ़ लूँ, खत्म कर लूँ तब फिर से शुरू कर देना। ये किताब कभी पुरानी नहीं होगी। थैंक यू। वो कपकपाती उंगलियों से किताब पकड़े तेज से चलती घर की सिमत बढ़ गई। किताब की सियाह जिल्द सर्द थी, बेहद यकसर। कोई इसरार था उसमें, कोई कदीम राज जिसे वह बेनकाब करने जा रही थी। जब उसने गेट खोला तो उसे महसूस हुआ कि उसकी टांगें कांप रही थी और दिल तो ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर आ गिरेगा। बोझ बहुत भारी बोझ था जो उस थकी हुई लड़की ने लिया था। अंदर ही अंदर उसका दिल डर रहा था, कहीं वो तबाही के किसी रास्ते की तरफ तो नहीं जा रही। इस सियाह इल्म, सफली अमलियात, ये अच्छी चीजें तो न थी, फिर वो क्यों उसे उठा लाई थी? उसने रुककर सोचना चाहा, मगर अब वापसी का कोई रास्ता न था। दौलत, निछावर, महबूब कदमों में दुनिया पर राज। उसे बहुत सी चीजें इकट्ठी करनी थी और वो किताब उसके हर मसले का हल थी। उसे बेगम नौमान के बेटे का टुकराया गया रिश्ता याद आया। उसे रात फवाद की बात पे सबका रद्द-ए-अमल याद आया। उसे अपनी बेपनाह दौलत भी याद आई थी जिस पे ऐश कोई और कर रहा था। फिर वो कैसे उस लड़के को किताब, सब खजानों की कुंजी वापस कराती। फिर वो नहीं रुकी और किताब सीने से लगाए, सर झुकाए, तेज कदमों से चलती लॉन्च में दाखिल हुई। कहाँ से आ रही हो? वो जो अपने ख्यालों में गुम थी, आवाज पे घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। सामने ताई मेहताब कदर मशकूक नजरों से उसे देख रही थी। वो ताई, वो उसने बेख्तियार खुश्क लबों पे जुबान फेरी। वो नादिया से कुछ नोट्स लेने थे, जरा स्टॉप तक गई थी, अम्मा को बता कर गई थी। हाँ, तुम्हारी माँ तो कही कि ये लैंडलेडी है जिसकी इजाजत काफी थी। वो ताई, चचा,
असद चचा को भी बताया था। पहली दफा वो ताई के सामने यूं फुकला रही थी। अच्छा जाओ, सर न खाओ। ताई बेजारी से हाथ हिलाकर आगे बढ़ गई। वो कमरे की तरफ लपकी और जल्दी से अलमारी खोलकर खाने में सारे कपड़ों के नीचे वो दबे सियाह किताब छुपा दी। फिर अलमारी एहतियात से बंद की। इधर उधर देखा, सदशुक्र के किसी ने नहीं देखा था। महमल, बाहर अम्मा ने पुकारा तो जल्दी से चेहरे पे आया पसीना पोंछती बाहर आई। जी? मुसरा जो किचन में सारे घर के नाश्ते बनाने में मसरूफ थी, पेन में अंडा पलटती मुड़कर उसे देखा। तुम तो कॉलेज की इतनी जल्दी आ गए? जी बस, खैरियत? ओहो, आज सबको मेरी क्यों फिक्र पड़ गई है? नादिया से नोट्स लेने थे, मिल गए तो आ गई। वो खौमखाई चिढ़ गई। फिर इधर उधर बर्तनों में हाथ मारती बजाय कुछ तलाश करने लगी। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा नाश्ता तो कर लो। नहीं, भूख नहीं है। वो बस मंजर से हटना चाहती थी, सो इतना कहकर बाहर लाउंज में आ गई। ज़हन अभी तक अलमारी में कपड़ों के पीछे छुपी किताब में अटका हुआ था। फिर घर के कामों का सफाई, उसके मुसरत के साथ मशीन लगाए मैकेनिकी अंदाज में खामोशी से काम करती रही। मुसलसल उसका दिल पलट पलट कर उस किताब की तरफ जाता था। वो चंद बार अंदर आई और अलमारी खोलकर कपड़ों के पीछे हाथ थपथपा कर देखा। वो सियाह किताब वहीं रखी थी। फिर सारा दिन वो मौका ढूंढती रही कि उसे जाकर पढ़े, कुछ तो पता चले, कोई राह तो निकले। मगर कामों का बोझ और कुछ फितरी सा खौफ था कि वो उस किताब को निकालने की हिम्मत न कर सकी। रात खाने के बाद उसने जब वो डाइनिंग हॉल में स्वीट डिश में मसरूफ पाया तो बिलाखिर अलमारी से भारी किताब निकाली और उसे सीने से लगाए दबे पांव सीढ़ियों ऊपर चढ़ती गई। डाइनिंग हॉल से बरास्ता लॉन्च किचन की तरफ जाती मेहताब ताई ने चौंक कर उसे आखिरी सीढ़ी फलांगते देखा। ये महमल क्या करती फिर रही है आज? उन्होंने पीछे से आती नामा चच्ची को रोककर सरगोशी में पूछा। अभी कोई किताब पकड़े ऊपर गई है। अच्छा? वो मुतस्सद से ताई के करीब आई। पढ़ाई वढ़ाई तो अब खत्म है और छत पे तो कभी नहीं गई पढ़ने, जरूर दाल में कुछ काला है। और उनकी सरगोशियों से बेखबर वो बाहर टेरेस पे निकल आई। आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और रेलिंग्स के साथ नीचे जमीन पे बैठ गई। किताब घुटनों पे रखे वो कितनी देर उसे देखती रही। महरूमियों, नास रसाइयों और दुखों की उस कई बरस पुरानी कुर्ब की अब जैसे इंतहा हो चुकी थी। उसे अब मजीद बर्दाश्त न होता था। गलत हो या सही, वो जिंदगी से अपना हिस्सा जरूर वसूल करेगी। एक ठोस और कतई फैसला करके महमल इब्राहिम ने किताब की सियाह जिल्द पे हाथ रखा। वो बेहद सर्द थी, ठंडी और पुरसुकून। वो जिल्द पलटने लगी थी कि एकदम टेरेस का दरवाजा धाड़ से खुला। उसने घबरा कर सिर उठाया और एक लम्हे को तो जमीन आसमान उसकी निगाहों के सामने घूमने लगा। आगाचंद, दोनों चचा, ताई, मेहताब, नामा चच्ची और लड़कियां और मुसरत भी सब एक साथ बाहर आए थे। एक क्या हो रहा है यहाँ? आगाचंद गुस्से से गुर्राए थे। महमल, क्या कर रही हो इधर? वो हक्का बुक्का मुंह खोले उन्हें देखती रह गई। इधर क्या बैठी हो? सामने आओ, तय मेहताब चमक कर बोली। और उसकी तो जैसे टांगों में जान न रही थी। वह मुश्किल उठी और 2 कदम आगे बढ़ी। किताब उसी तरह दोनों हाथों में पकड़ी थी और पूरा जिस्म लरस रहा था। वो आगाजान, मैं पूछ रहा हूँ इतनी रात को इधर क्या कर रही हो? मैं पढ़ रही। लफ्ज लबों पे ही दम तोड़ गए। उसकी टांगें कांपने लगी थी। क्या पढ़ रही हो? इधर दिखाओ। आगाजान के लहजे की सख्ती कम नहीं हुई थी। उन्होंने किताब लेने को हाथ बढ़ाया तो बुदक कर पीछे हटी। कुछ नहीं, उसने किताब पीछे करनी चाहिए और फिर उसने देखा आगाजान के पीछे खड़ी मुसरत की आंखों में आंसू थी और ताई फातिहाना मुस्कुराई थी। अरे हम भी तो देखें, भरी रात में इधर कौन सी किताबें छुपा कर खत किताबात हो रही है। मैं तो पहले ही कहती थी ये लड़की कोई चांद जरूर चढ़ाएगी। उसके इर्द गिर्द जैसे धमाके हो रहे थे। नहीं ताई नहीं, वो फटी फटी निगाह से उन्हें देखती नफी में सर हिला रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो पढ़। आगाजान ने जोर से उसके हाथों से किताब छीनी। पढ़ रही थी तो दिखाती क्यों नहीं हो? एक गुस्सेली नजर उस पर डालकर उन्होंने किताब अपने सामने की। मैं भी कहूँ, क्यों रातों को छत पे आती है? किसके साथ मुंह काला करती है? इस जबान जितनी लंबी हो रही है। अरे मैं भी कहूँ, कोई तो है इसके पीछे। आगा साहब, इसे कहे कि जिस मरदूद के लिए चिट्ठियाँ डालने इधर आती है उसे कहे कि अभी आए और 2 बोल पढ़ाकर इसे ले जाए। खानदान भर में बदनाम करेगी, हमें क्या? और उसे लगा आज वाक़ियतन हार गई है। आगाजान किताब के सफ़े पलट रहे थे।
हर पलटते सफ़े के साथ उसका दिल डूबता जा रहा था। उसने सर झुकाकर आंखें सख्ती से मीच ली। आज उसे यकीनन कत्ल कर डालेंगे। वो सफली अमलियात में पड़ गई है, कभी नहीं बख्शेंगे। शर्म नहीं आती तुम्हें घटिया औरत? आगा जान एकदम धाड़े तो उसकी रही से जान भी निकल गई। उसे लगा वो लहरा कर गिरने को है। जब मैंने क्या किया है? ताई की अखलाती आवाज निकली। महमल ने जैसे किसी ख्वाब से जाकर सर उठाया। वो खुली किताब हाथ में पकड़े महमल से नहीं, ताई से मुखातिब थी। तुम्हें शर्म नहीं आई? इस यतीम बच्ची पर इल्जाम लगाकर हम सबको इकट्ठा करके डूब मरो। तुम ऐसे अल्फाज कहने से पहले अब छत पे पढ़ भी नहीं सकती। महमल ने पल के जोर से चिपकाए। ये आगा जान क्या कर रहे थे? मगर आगा साहब, वो इस किताब में डूब मरो तुम बेदीन औरत, वो कुरान पढ़ रही थी। तुम कुरान की हुर्मत का तो पास रख लेते। उन्होंने सिया किताब बंद की, उसे चूमा, आंखों से लगा महमल की तरफ बढ़ा दिया। बेटा नीचे पढ़ लेते तो सब परेशान होते। ये लो। वो से किताब थमाकर एक कटेली निगाह उन औरतों पर डालकर वापस सो ली। न तो अब चोरों की तरफ पड़ेगी तो बंदा शक तो करेगा ही, वरना मेरा क्या दिमाग खराब है कि यूं कहती। तय शर्मिंदा सी पलटी। आगाजान कभी कभार उन्हें यूं ही सबके सामने झलक दिया करती थी, खुसूसन जब वो अपने रिश्तेदारों पे बेदारी पैसे लुटाती थी। और नहीं तो क्या, आहिस्ता आहिस्ता सब नादिम से पलट गई।